हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने न्यू चैप्टर के साथ में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या फिर इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? अब आपको ये समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना। तो अगर मैं बात करूं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ये ही यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं और उसके डाउनफॉल का भी एक बहुत बड़ा कारण देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना जरूरी होता है। ऑल्सो यहाँ पर याद रखना, ये परवेजिव यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट है कि भाई ये तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही, और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन कंट्री सब जगह यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो अपनी गवर्नमेंट ले लो, तो क्या सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर एकदम क्वाइटली चुपचाप बैठकर सारी बातें मान जाते होंगे गवर्नमेंट की? नहीं, ऑफ कोर्स किसी चीज से अग्री करते होंगे और किसी चीज से डिसअग्री करते होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं वो परस्यू कर रहे हैं इनकम्पैटिबल गोल्स, नीड्स या इंटरेस्ट, तो उसे हम बोल देते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कैसे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों हो रही है। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये नेचुरल है आपके ऑल वॉक्स ऑफ डेली लाइफ में, तो ये आपको परवेसिव मिलेगी, हर जगह ये आपको मिलने वाली है। तो ये आपको वर्क प्लेस पर मिलेगी, घर पर मिलेगी, हो सकता है मम्मी पापा के बीच में किसी बात पर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमारे अपने पेरेंट्स से हो रहे हैं, हमारे सिबलिंग्स से हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एवर प्रेजेंट है, और ये चार्मिंग भी हो सकती है और मैडनिंग भी हो सकती है। माइट भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई, उसकी वजह से हमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, या फिर कोई बहुत अच्छा पॉइंट सामने आ गया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई और वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हो रही, आपस में झगड़े बढ़ते चले गए। तो ये बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक है हमारा चिंकी और एक है मिंकी। अब चिंकी और मिंकी में चिंकी चाहती है कि भाई ए चीज हो, और मिंकी चाहती है कि भाई वाई चीज हो या डब्लू चीज हो। तो ऐसे में यहाँ पर अब दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि भाई किसकी चीज आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर घर पर भी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ और यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, हमारे सिबलिंग्स का कुछ और चॉइस है, और फिर आपस में लड़ाई हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बिग और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हमारे लिए रहेगा, जिसमें कि हम देखते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके अलग अलग सोर्सेस भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कब अकर हो रही है? जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं, या फिर जिसकी उन्हें जरूरत है, या फिर यहाँ पर जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे लेकर चल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल्स यहाँ पर अवेयर नहीं है कि भाई उनकी नीड क्या है, और अनकॉन्शियसली वो क्या करते हैं, एक्ट आउट स्टार्ट कर देते हैं, एक्ट करना। ठीक है, तो अदर टाइम्स क्या होगा कि उनको पता है भाई उन्हें क्या चाहिए, और वो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक्टिवली उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हम ना कॉन्फ्लिक्ट्स को एकदम अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई करें और एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मुझे यहाँ पर लगा कि ठीक है, मेरे भाई को कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है, इस बात पर झगड़ा हो सकता है, तो हमने यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई, कुछ चीजें मेरे मन की हो गई, कुछ चीजें उसके मन की हो गई, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो कैसा है, कंट्रोवर्शियल है नेचर में। तो साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो है इनके अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर एक प्रोसेस है बाय फ्यू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड गोल इनकम्पैटिबिलिटी। हमारे यहाँ पर दोनों के गोल्स जो है वो कंपैटिबल नहीं है, साथ में मैच नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, तो एक ऑब्स्ट्रक्टिंग बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक प्रोसेस जहां पर परसेप्शन जो है, या तो वो परसेप्शन रियल हो सकता है, या तो फिर हमारे एक्सपीरियंसेस से हमें हो गया है, बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उतना अच्छा परसेप्शन नहीं है, लीड्स टू अ डिसरप्शन ऑफ डिजायरेबल स्टेट ऑफ हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। जो हमारे यहाँ पर हार्मनी का, स्टेबिलिटी का एक स्टेट था जहां पर हम सब आराम से खुशी खुशी काम कर रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गया है, अब वो चेंज हो गया है, यहाँ पर अफेक्ट हो गया है इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड है? इंटरडिपेंडेंट, जहां लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपकी डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलती है, वर्क एनवायरमेंट में देखती है। तो यहाँ पर एक ये नेचुरल अकरेंस है, और सभी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलमोस्ट ये आपको देखने के लिए मिलेगी
क्योंकि सबकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं और जो गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये यहाँ पर हमारी एक लैटिन टर्म से बनकर आती है, जिसका मतलब क्या है, कॉम एंड फ्लैगेयर। क्या है इसका यहाँ पर, कॉन एंड फ्लैगेयर। तो कॉम का मतलब है टुगेदर और फ्लैगेयर का मतलब क्या होता है, फ्लैगेयर का मतलब होता है टू स्ट्राइक, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्ट्राइक कर रहे हैं या क्लैशेस हो रहे हैं हमारे आपस में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जब दो लोगों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ क्लैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू चुंग एंड मैगिन्सन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, स्ट्रगल है जहां पर हमारे पास इनकम्पैटिबल या फिर अपोजिंग नीड्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी है नीड्स हमारी। मैं कुछ और चाहती हूँ और उसका जस्ट ऑपोजिट आप चाहते हो, विशेष अलग है, आइडियाज अलग है, इंटरेस्ट या पीपल अलग है। तो कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होती है, जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो है वो गोल्स को एनकाउंटर करते हैं जो कि हमारी जो दोनों पार्टीज हैं वो सेटिस्फैक्टरीली वे में यहाँ पर ऑब्टेन नहीं कर पा रही। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का स्ट्रगल है लोगों के बीच में जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं और गोल्स हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपकी सेवरल फॉर्म्स में आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसएग्रीमेंट, इनअप्रोप्रिएटनेस और ऑपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू स्टेफेंस पी रॉबिन्स, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक एफर्ट को हम पर्पसफुली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये एफर्ट ले रहे हैं ताकि यहाँ पर एक पर्सन या यूनिट जो है वो ब्लॉक कर पाए एंड अनदर जो है वो रिजल्ट करता है फिर इन फ्रस्ट्रेटिंग द अटेनमेंट ऑफ अदर्स गोल ऑफ फर्दरिंग ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग, कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो कि एफर्ट्स किस चीज में डाल रहा है और जानकर ये पर्पसफुली एफर्ट्स या यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर रहा है ताकि वो जो दूसरा पर्सन काम कर रहा है उसके काम को यहाँ पर या तो रोक पाए या तो उसको यहाँ पर और ज्यादा परेशान कर दे कि वो अपना गोल ठीक से जल्द अचीव ना कर पाए। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एज डिस्टिंक्शन ऑफ बिलीफ। तो एम्प्लॉइज जब एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो यहाँ पर या तो उनके पास में ओपिनियंस जो हैं अलग अलग रहेंगे ऑन द सेम एस्पेक्ट। जैसे अब आप लोग हो, अगर मैं आपको बोलूं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में किसका पहले आपको वन शॉट या वीडियोस चाहिए, तो कुछ लोग बोलेंगे फाइनेंस का, कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स का, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही सेम एस्पेक्ट पर अलग अलग ओपिनियंस रखते हो। तो अगर एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर ए है जो कि मैनेजर है और वो चाहते हैं कि भाई मंथली टारगेट जो है हमारे सबऑर्डिनेट्स के वो बढ़ा दिए जाए, लेकिन सबऑर्डिनेट्स चाहते हैं कि जो टारगेट हमारा मैनेजर बार बार सेट कर रहा है वो तो अभी वाले ही हम लिमिटेड टाइम में यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते, हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। तो अगर इन्होंने और काम दे दिया तो कैसा होगा, ठीक है। देन आता है डिसएग्रीमेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर वे टू हैंडल इश्यूज। तो हमने यहाँ पर किस तरह से अपने इश्यूज को हैंडल किया, टैकल किया चीजों को, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर अग्री नहीं करते हैं टू द बॉस हैंडलिंग इश्यूज इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। वो मान नहीं रहे कि भाई हमारा जो बॉस है वो ठीक से काम कर पा रहे हैं या चीजों को यहाँ पर ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं। फाइटिंग विद वन अनदर, तो फाइट्स हो रही है दो सबऑर्डिनेट्स में कि भाई उनको लीडर बनना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। कम्युनिकेशन फेलियर, हो सकता है कि टॉप टू बॉटम जो बात थी वो वैसी गई नहीं, यहाँ पर बहुत सारी नॉइस इंक्लूड हो गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के आ गए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इवन फैक्ट्रीज में आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज में जो ओनर होते हैं और जो यहाँ पर वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, उनकी आपस में नहीं बन रही होती बहुत बड़े बड़े इश्यूज पर, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाई है। फिर देखने के लिए मिलता है डिसएग्रीमेंट्स, किसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हो रही है कंपनी के या फिर अमंग टॉप लेवल एम्प्लॉइज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको बेसिकली अमंग बॉटम लेवल रखते हैं व्हेन कंपनी प्रॉमिसेस टू पे सर्टेन अमाउंट फ्रॉम देयर प्रॉफिट, लेकिन वो यहाँ पर सेम नहीं पे कर रही है टू द बॉटम लेवल। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, अब प्रोजेक्ट में काम सबको करना पड़ रहा है, मैनेजर को भी करना पड़ रहा है, पूरी टीम को भी करना पड़ रहा है। अब हमारी कंपनी ने बोला कि देखो जो इससे हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो हम यहाँ पर प्रॉफिट का 50% पार्ट अगर आपको एज अ टीम भी देंगे, है ना,
और सबको इक्वल प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, मैनेजर को बड़ा पोर्शन दे दिया और आपको अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल पोर्शन दिया, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं। क्रिटिसिज्म ऑन बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स, तो हो सकता है कि जब एम्प्लॉइज यहाँ पर या फिर एक एम्प्लॉई क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिहेवियर या एटीट्यूड दूसरे एम्प्लॉइज का, तो वो भी यहाँ पर दूसरे लोग जो हैं इररेलेवेंट समझे या फिर उसे एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो कंप्लेंट्स यहाँ पर अबाउट फ्यूचर या फिर डायरेक्शंस भी हो सकती हैं कि भाई फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होगी या डायरेक्शंस कैसी होंगी। तो हो सकता है कि कोई सबऑर्डिनेट कोई पर्टिकुलर टास्क अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें लगे कि ये फ्यूचर में भी काम ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमारे मैनेजर ने बोला था, तो वहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिले। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट की, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपकी एक प्रोसेस है, ये आपकी लेयर्स में हो रही है, ठीक है। तो पहला लेयर क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बात थी जिसको आपने अलग तरह से समझा, मैंने कुछ अलग तरह से बोला था। तो जो अदर लेयर्स हैं वो यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं, व्यू पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट हमारे अलग अलग हैं और इंटरपर्सनल डिफरेंसेस हैं, हमारे आपस में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात को ठीक से नहीं समझ रही, नेगेटिव वे में लेकर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज या अवॉइडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, इनएविटेबल होती है, इनएविटेबल जिसको आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज गोइंग टू अकर। तो ये हमारी ना नेचुरल है और सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। और डिफरेंसेस क्यों आते हैं, क्योंकि लोगों की वैल्यूज अलग होती हैं एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स दो लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो ऑल्दो ये इनएविटेबल है, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डाइवर्ट या रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो है क्या डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, सामान और मशीन तो यहाँ पर सेम ही काम करेंगे, सेम इंस्ट्रक्शन पर। तो यहाँ पर लोगों की लाइव्स, जॉब्स, चिल्ड्रन, प्राइड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ईगो एंड सेंस ऑफ मिशन के साथ में डील कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इनएविटेबल है और ये कई बार ना अच्छी भी होती है। तो जो गुड टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर इसके थ्रू बेसिकली इससे गो थ्रू कर लेती हैं फॉर्म, स्टॉर्म, नॉर्म एंड परफॉर्म पीरियड में। बेसिकली होता क्या है, मान लो यहाँ पर कोई एक नया टास्क आया, ठीक है, तो मिस्टर ए ने बोला कि ऐसा काम कर लेते हैं, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मिस्टर बी ने बोला नहीं, इसमें तो देखो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम कुछ और तरीके से काम कर लेते हैं। मिस्टर सी ने बोला कि नहीं, काम करते हैं, ए और बी की जो बातें हैं दोनों की अपनी अपनी जगह सही है, कुछ कुछ दिक्कत दोनों में है, तो हम एक मिडवे ले आते हैं और यहाँ पर हम इस तीसरे तरीके से काम करेंगे और इस तीसरे तरीके में ए और बी दोनों के ही इनपुट्स लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने उसी गोल को और बेहतरीन तरीके से अचीव करा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर सबकी अनलिमिटेड नीड्स और डिफरेंट वैल्यूज होती हैं एंड रिसोर्सेज तो हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे। तो इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो यहाँ पर बाउंड है कि भाई हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर ही जाएगी। और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको पुअरली मैनेज करेंगे, ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब जैसे ए और बी थे, अगर सी ने यहाँ पर मीडिएट होकर और एक अच्छा ऑप्शन नहीं दिया होता, तो कुछ लोग ए की साइड लेते, कुछ लोग बी की साइड लेते। अब मैनेजर जिसकी भी बात मानते, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे को लगता है कि यार ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है, और हो सकता है कि मैनेजर के बिहेवियर में भी सच में यहाँ पर पार्शियलिटी इंक्लूडेड हो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया। और सच में पता है, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बट आसानी से हैंडल करना कॉन्फ्लिक्ट को सबके बस की बात नहीं। ये भी एक तरीके की स्किल होती है लीडरशिप में, जो कि लोग आसानी से इसको कर पाए और यहाँ पर थोड़ा वॉक थ्रू ना हम आसानी से कर पाए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि केक वॉक की तरह नहीं है ये। परसेप्शन की बात करते हैं, तो इट मस्ट बी परसीव्ड बाय पार्टीज टू इट, अदरवाइज इट डज नॉट एक्सिस्ट। तो यहाँ पर जो पार्टीज है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको परसीव करनी है, अदरवाइज ये होता नहीं है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में परसेप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन रियलिटी। मैं यहाँ से कोई मेरे सामने से गुजर कर गया, मैंने उनको देखा, कोई परसेप्शन बना लिया, ठीक है, हो सकता है उनकी रियलिटी एकदम डिफरेंट हो। अब वो चले गए, उसके बाद में हमारी कभी बात नहीं हुई, मुझे जानने के लिए भी नहीं मिला कि उनकी रियलिटी क्या थी। तो जो हम परसीव कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं
वो हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम थोड़े नॉन जजमेंटल हो या कम जजमेंटल हो। ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो वन पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीविंग और डूइंग समथिंग द अदर पार्टी डज नॉट लाइक और वांट। हो सकता है एक पार्टी कोई ऐसा काम करिए जो दूसरी पार्टी को सही नहीं लग रहा, वो चाहती नहीं ऐसा हो, ठीक है। देन यहाँ पर आता है इंटरडिपेंडेंस। यहाँ हम क्या देखेंगे कि कोई हमारा रियल या फिर परसीव्ड इंटरडिपेंडेंस डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि बिना इंटरडिपेंडेंस के हमारी कोई इंटरेक्शन भी कभी नहीं होने वाली। अगर ऑफिस में जाओगे, है ना, अगर मान लो 750,000 लोगों का ऑफिस है और अगर हमारा इनसे कभी कोई काम नहीं पड़ता तो बहुत कम चांस होते हैं कि हमारी इनसे दोस्ती हो जाए, वरना क्या होगा, हम इनकी शक्ल तो शायद रोज देख भी लें लेकिन बात कभी नहीं होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कब होती हैं, जब यहाँ पर कोई ना किसी तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। एवरीवन इज इन्फ्लिक्टेड विद कॉन्फ्लिक्ट। एक बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट बताती हूँ। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, है ना, ए और बी, और ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर ए किसी को पसंद नहीं करता और बी की यहाँ पर उस पर्सन से एक बार बात हुई, ए ने देख लिया किस किस से बात हो रही है, ठीक है, फिर इनकी बार बार बात होने लग गई। तो ए को अच्छा नहीं लगेगा कि यार मेरा दोस्त है वो उससे बात कर रहा है, होता है ना आपस में फ्रेंड्स में ऐसा बहुत बार। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर बिना बेसिकली विद इन एन इंडिविजुअल होती है, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हो सकती है, और ग्रुप्स और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। Now, I will tell you my journey in a short way. So my father asked me to earn now and stop my preparation. Not now, बहुत साल पहले की बात थी, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कंपनी थी, तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई। When I started giving the interview, I cleared it and सब हो गया। And now I had to sign the documents and accept the offer letter. अभी तो सब चीजें ऑनलाइन ज्यादा होती है, तब ये ऑफलाइन वाला सीन था। मैं गई एंड मैं जब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने का टाइम था, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं क्यों रो रही हूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे जॉब मिल गई, लेकिन मैं खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बोला है कि भाई जॉब करना है अब आपको, एंड एक्सेट्रा चीजें हुई। हाँ, थोड़ा फैमिली प्रेशर था मेरे ऊपर, दैट्स व्हाई ओनली आई स्विच टू जॉब थिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देन मेरी मदर का मैसेज आया एंड आई टोल्ड हर कि मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा है, और मैं यहाँ ऑफिस में बैठकर सबके बीच में ना ऐसे आंसू बहा रही हूँ। तो दैट इज नॉट समथिंग माय नेचर कि मैं अचानक से कहीं पे भी बैठ के रोने लग जाऊं करके। देन शी टोल्ड मी कि माइट बी यू वांट टू प्रिपेयर एंड गिव इट अ चांस, तो एक काम करो, एक बार और यहाँ पर इंटरव्यूज वगैरह जो भी हैं तुम्हारे वो छोड़ो और जाकर एक बार और पढ़कर एक साल एक और बार प्रिपरेशन कर देख लो, क्या पता हो जाए। तो आई वेंट टू दैट डायरेक्शन और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी मेरे विद इन थी, है ना। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट वेज में आती है इन अकॉर्डिंग विद डिग्री ऑफ सीरियसनेस एंड कैपेसिटी। तो एट टाइम्स यहाँ पर क्या होता है, इट में इवन इम्प्रूव विद इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारे अलग अलग वेज हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर सीरियसली ले रहे हैं चीजों को या नहीं ले रहे हैं। हम होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कूल डाउन रहते हैं, उतना उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है हो गया छोड़ दिया। कुछ लोग है नहीं इस बात को बहुत सीरियस ले गए, है ना। तो ये भी यहाँ पर क्या होता है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे पास में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चीजों को इम्प्रूव कर देती हैं और बहुत बार ये चीजों को खराब कर देती हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल एंड करेंट व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू में आप क्या देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। एंड यहाँ पर इसको कभी भी अच्छा नहीं माना गया है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिशनल व्यू ये बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, इसको अवॉइड करो, ये हार्मनी एफिशिएंसी को खत्म करती है। तो यहाँ पर ना इसका रीजन ढूंढो, कॉज ढूंढो कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, और उस कॉज को ही सीधे सीधे एलिमिनेट कर दो ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रेडिशनल व्यूज में। तो इट वाज बिलीव्ड कि भाई यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन कर रही है ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप जो थी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। एंड यहाँ पर जो कम्युनिकेशन बैरियर्स थे वो भी क्रिएट हो रहे थे, एंड जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो गया था कि जो हमारे डिफरेंसेस किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं उनको क्लैरिफाई करना। तो यहाँ पर क्या बिलीव किया गया कि देयर हैज बीन नो कॉन्फ्लिक्ट देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एबल टू फंक्शन।
अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, लोग आपस में सही से काम करते, हार्मनी और स्टेबिलिटी की स्टेज पर हम आ जाते एंड यहाँ पर हम उसी स्टेट में काम करते, ना कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें रैप अप करनी पड़ती। तो ट्रेडिशनल जो थे, इन्होंने ऑफर किया एक इजी अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हर तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अच्छी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इनको अवॉइड करो, इनका कॉज ढूंढो और इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जो कॉजेस है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है। अब करंट व्यू पर आते हैं। करंट व्यू कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो ना कंपनी के लिए नेसेसरी होती हैं और यहाँ पर इवन यूजफुल होती हैं। इनका कहना है कि हमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स तो देखनी ही पड़ेंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करो, सीधे सीधे एलिमिनेट करने की बात मत करो। तो यहाँ पर टू लिटिल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू स्टैग्नेशन और टू मच लीड्स टू केओस। अगर बहुत ही कम कॉन्फ्लिक्ट होगी तो फिर कुछ भी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी, और अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो केओस हो जाएगा। तो करंट व्यू जो है वो क्या है कि इट इज डिजायरेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंट्रोल्ड सो दैट इट डज नॉट लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आपकी यहाँ पर रिजल्ट करती है व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप और रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर ऑन द अदर साइड, एम्प्लॉइज जिनके पास इंस्टिंक्ट है टू अचीव मोर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके लिए बहुत बार, जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम स्कोप दे रही है रिवॉर्ड्स का इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर, एंड यहाँ पर ऑन द अदर साइड इम्प्लीमेंट, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उनका यहाँ पर एक इंस्टिंक्ट रहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो ज्यादा पर्क्स और ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज के बीच में हो गई। तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब हार्मनी और पीस और कोऑपरेटिवनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लंबे समय के लिए चलता है, तो एम्प्लॉइज अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और यहाँ पर जो भी इनोवेशंस हैं या जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी तरफ कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो एम्प्लॉइज को उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, उन्हें क्रिएटिव बनाना है, सेल्फ क्रिटिकल बनाना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए जरूरी होगी। तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू जो है यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो मेन एम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है कि परफॉर्म करो और अचीव करो उनके गोल्स एंड नॉट टू एलिमिनेट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बट टू यूज इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अब करंट व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंट हो गई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन ही रुक जाएगी और अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब हमने समझा कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। ट्रेडिशनल्स बोल रहे हैं कि भाई एलिमिनेट कर दो, मॉडल्स बोल रहे हैं नहीं नहीं, थोड़ी बहुत होना तो जरूरी है ताकि क्रिटिकल यहाँ पर बने लोग, यहाँ पर इनोवेटिव बने। ठीक है, फिर हमने समझा कि भाई यहाँ पर किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग हमारे डिफरेंट लोग देखने के लिए मिलती है, इंटरपर्सनल या फिर ग्रुप लेवल। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ये क्या चीज होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर जब हमें जो डिसएग्रीमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरीके से डिसएग्रीमेंट्स ही तो हुई, तो डिसएग्रीमेंट्स को हमें हैंडल करना है। अब कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में। कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब यहाँ पर जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे, हमने देखा ए और बी की बातों में कुछ ना कुछ तो कॉन्स भी थे, उन कॉन्स को तो हमने हटा दिया और सी क्या लेकर आया, एक ऐसा आइडिया जिससे ए और बी दोनों की बात मानी जाए और दोनों का बेस्ट यूज कर हम इंप्लीमेंट करें स्ट्रेटेजी। तो हमने हार्मफुल इफेक्ट्स रिड्यूस कर दिए और पॉजिटिव आउटकम्स जो है उन्हें मैक्सिमाइज कर दिया। तो हम यहाँ पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको दबा दी बात को, नहीं, हम रेदर क्या कर रहे हैं, इसको चैनलाइज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ, बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ और इनोवेशन की तरफ। आगे समझ में। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल की भाई जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें नेसेसरली हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं ये हम सीख सकते हैं। और ये हमें मैनेज कैसे करना है, जो नॉन प्रोडक्टिव एस्केलेशंस हैं इनके ऑड्स को कम कर कर। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, स्किल्स एक्वायर करनी है रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मोड्स, कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक स्ट्रक्चर लेकर आना है फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर एनवायरमेंट। तो जितने भी मेंबर्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, इनके पास में अपना एक तरीका होगा कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमम लेवल पर रखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अराइज हुई
या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे पहले यहाँ पर हमारा एक मेजर ऑब्स्टिकल काम के लिए बन जाए, हमें क्या करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमम लेवल तक लेकर आना है और इससे जो भी हमें प्रोडक्टिव चीजें मिल रही है उनको यूज करना है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास देखने के लिए मिला कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा विजिबल होती है एंड पार्ट एंड पार्सल है ये हमारे, कि भाई हम अगर एक टीम का हिस्सा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स उस टीम में देखने के लिए मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है कॉन्फ्लिक्ट को बेस्ड ऑन द लोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें पता करनी होगी कि भाई क्या है ना। तो बेस्ड ऑन लोकस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल हो सकता है, ग्रुप लेवल हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो सकता है। तो अब हम इसे धीरे धीरे समझेंगे कि कौन कौन से लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इंडिविजुअल की, ठीक है, तो इंडिविजुअल में भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होगा, जो एक इंसान के अपने खुद के अंदर चल रहा है, जैसे करियर डायलेमा, शुड आई लीव द जॉब और शुड आई स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन और शुड आई स्टॉप द प्रिपरेशन एंड गो फॉर सम जॉब। तो ये सब आपके लिए क्या बन गए, ये बन गए इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर इंट्रापर्सनल, सॉरी। और अगर इंटरपर्सनल की बात करें तो यहाँ पर दो लोग हैं, हो सकता है कि आप और आपके रूममेट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, जो कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में या फिर मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो रही है। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कब अकर होती है, विद इन एन इंडिविजुअल होती है, जब एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर हमारा ज्यादा जगह ले रहा है इन द पर्सन्स माइंड। तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि साइकोलॉजिकल है और इसमें हमारे थॉट्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और इमोशंस सभी का रोल प्ले होता है। तो यहाँ पर रेस्टलेसनेस और अनइजीनेस देखने के लिए मिल रही है या फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं ना। तो समटाइम्स वी आर नॉट श्योर कि हमें क्या करियर पाथ चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आ जाते हैं। देन आता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमारी रोल कॉन्फ्लिक्ट या गोल कॉन्फ्लिक्ट से हो रही है। अब यहाँ पर आता है गोल कॉन्फ्लिक्ट या फिर आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पर हमारे इनकम्पैटिबल या फिर कंपीटिंग गोल्स जो है वो भी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आते हैं। तो इनकम्पैटिबल गोल्स या फिर कॉम्पिटिटिंग जो है वो हमारे अगेन अपने अलग तरह के टाइप के हो जाते हैं, जिसकी तीन टाइप्स हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगी, जब एक पर्सन जो है वो चूज कर रहा है फ्रॉम टू और मोर इक्वली अट्रैक्टिव गोल्स। वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं ओनली वन गोल एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब मुझे यहाँ पर पता है, मान लो एक एग्जाम्पल का लेकर चलना, सेबी का और पीएफआरडी का एग्जाम ना दोनों का साथ साथ था 6th को, राइट। तो यहाँ पर एक 4th एक 6th को था या ऐसे था। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि भाई सेबी में जाना है या पीएफआरडी में जाना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया कि अगर मैं सेबी का एग्जाम देने जाऊंगी तो पीएफआरडी नहीं दे पाऊंगी, अगर पीएफआरडी का देने जाऊंगी तो सेबी नहीं दे पाऊंगी। तो ये मेरे एक फ्रेंड का भी क्वेरी था। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है, जहां पर लोगों को दो या उससे ज्यादा इक्वली अट्रैक्टिव गोल्स में से किसी एक को चुनना होता है, चूज करना होता है, ठीक है। तो अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो अनप्लेजेंट यहाँ पर चीजें हैं जिनमें से किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा ही। फॉर एन एग्जाम्पल, आज पूरे दिन घर पर रहो और घर का काम करो, और या फिर आज हमारे साथ पेरेंट्स बोलते हैं ना रिश्तेदारों के घर चलो। तो अब आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब हो रही है, जब दो अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी दोनों की ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स और आपको उनमें से कोई एक चुनना है, मतलब दो बुरी चीजों में से कोई एक बुरी चीज चुननी है। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वली अनअट्रैक्टिव हैं। फिर आता है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे एक ऑप्शन है जिसके पास में प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के पास में जो है क्या, वो एक ऑल्टरनेटिव है जिसके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर दो अच्छे गोल्स में से कोई एक चीज चुन सकते हैं, दो बुरी चीजों में से कोई एक बुरी चीज चुननी है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें कि हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो जनरल अप्रोच जो होती है मैनेजमेंट की, वो क्या होती है कि गोल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें कंपैटिबिलिटी यहाँ पर बिल्ड कर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। रोल कॉन्फ्लिक्ट कब आएगी, जब कोई पर्सन यहाँ पर किसी रोल में है और ही इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्संस।
यहाँ पर मेरे मैनेजर चाहते थे कि मैं ये वाला काम तो आज फटाफट डे एंड तक कंप्लीट कर ही दूं, और यहाँ पर मैं जब काम कर रही थी, मान लो मैं कोडिंग कर रही थी और मैं कोडिंग की किसी एक लाइन में फंस गई, और उस एक लाइन के चक्कर में, उस एक एरर के चक्कर में 12 और एरर्स हो गई, और एरर्स को रिमूव करते करते दिन खत्म हो गया, तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट कब हो रही है? जब कोई पर्सन जो है किसी एक रोल में, वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन। तो एक सुपरवाइजर को यहाँ पर कॉट किया गया बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वर्कर्स उनके जो कलीग्स है कुछ और चाह रहे थे, उनके मैनेजर्स कुछ और चाह रहे थे, और वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। रोल कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बात करें इन एन इंडिविजुअल, ये कब होती है? तो ये हमारी अक्कर होती है कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस में, जैसे कि जब कोई पर्सन इन अ रोल इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा। दूसरा, जब यहाँ पर इंडिविजुअल एक रोल ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं है उनकी इमेजेस, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक मैनेजर है और वो किसी एक वर्क प्रोफाइल पर काम करना चाहते हैं जहां पर लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग लगती है, लेकिन यहाँ पर उनको जो मैनेजमेंट के काम में दिया गया है कि काम को कोऑर्डिनेट करो, लोगों से काम करवाओ, ठीक है, प्लानिंग करो, तो ये यहाँ पर लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग अपने दूसरे लोगों से करवाना है, खुद नहीं करना। तो यहाँ पर एक और रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाएगी? अच्छा, मुझे दूसरों को मैनेज भी करना है, उनका काम भी देखना है, और साथ में मेरे पास अपना काम भी है, तो रोल ओवरलोड हो जाता है। और रोल ओवरलोड में क्या होगा? मैनेजर्स जो है टू मच वर्क को डेलीगेट कर देते हैं, बट जो टाइम है वो बहुत कम होगा। तो इसकी वजह से रोल कॉन्फ्लिक्ट इनके सबऑर्डिनेट्स में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा काम था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा काम होने की वजह से मैंने यहाँ पर काम किसी, बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन थी, मैंने अपने सबऑर्डिनेट से बोल दिया कि कुछ काम तुम भी कर लो, थोड़ा सा काम इनको दे दिया, है ना। अब यहाँ पर इनके पास अपना भी काम था, मेरा भी काम आ गया, हम दोनों का काम आ गया, तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ गए। इफेक्ट क्या होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट का? तो रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी की तरफ ले जाती है, और मैनेजमेंट को कोशिश करनी है कि जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड ही करें। देन आती है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कैसी होती है? जो दो लोगों के बीच में हो रही है, जैसे ए और बी या चिंकी और मिंकी के बीच में हो रही है। अब ये भी आपकी ना दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कौन सी होगी? जो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो रही है, और हॉरिजॉन्टल जो कलीग्स या पीयर्स के साथ में हो रही है। तो अब देखो, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये यहाँ पर कब होती है? ड्यू टू हाउ पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो हमारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, जिसकी वजह से इनकम्पैटिबल चॉइसेस और ओपिनियंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बोला, दो तरह की है, एक होती है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप क्या देखेंगे कि वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट आपकी हायरार्कियल कॉन्फ्लिक्ट है, कि भाई मुझे यहाँ पर हो सकता है एक मेरे अपने एकदम यहाँ पर रिपोर्टिंग मैनेजर है, और एक है मान लो यहाँ पर कैटेगरी मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ तो इंस्ट्रक्शंस दिए रिपोर्टिंग मैनेजर को, जो काम मुझसे करवाना था, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उतना काम नहीं करना था। कुछ ईगो स्टेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, दो लोग जो सेम उस पर पोस्ट पर काम करे, सेम डेजिग्नेशन पर है, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉजेस क्या है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के? तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के दो मेजर रीजंस होते हैं, एक होता है पर्सनल एंड सिचुएशनल, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आपका कैसा रहेगा? जैसे वैल्यू इंडिफरेंसेस हो गए, एम्बिग्यूटी हो गई रोल्स में, पर्सनल इंटरेस्ट में। तो अब यहाँ पर ईगो स्टेट होता है। ईगो स्टेट्स क्या है? पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम, कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पर किस तरह से वो सोच रहे हैं। तो अगर ईगो स्टेट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से ईगो स्टेट्स जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होने की वजह से हमने बेसिकली देखा था ना कि किस तरह से आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वैल्यू सिस्टम, अब वैल्यू सिस्टम में आप क्या देखेंगे कि जो लोग हैं उनके पास डिफरेंट डोमिनेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स उनके इंटरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है। लाइक हम किस तरह की वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। अब लोग यहाँ पर अलग अलग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, और काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर लोगों की आपस में देखने के लिए मिल जाती हैं।
सिचुएशनल वेरिएबल्स, तो यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होती है। तो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले, जो लोग यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट में, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस काम कर रहे होते हैं या फिर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखकर काम करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा अपोजिंग व्यूज आएंगे। अगर रोल एम्बिग्यूटी की बात करें, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट आ गई, हमें नहीं पता हमारे क्लियर रोल्स क्या हैं और रोल्स अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वही ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, व्हेन यू विल जॉइन एनी जॉब, है ना, तो यहाँ पर या तो बहुत अच्छा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा या तो बहुत खराब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा। अच्छा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा तो आपके जॉब रोल्स, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। बहुत बार नहीं किया जाता और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉइज ओवर द टाइम खुद समझ जाएंगे, और जब वो यहाँ पर कोई गलती करते हैं, कुछ मिस आउट कर देते हैं, तो मैनेजर्स हल्ला काट देते हैं कि अरे यार क्यों नहीं करा ये वो, तो वो अपनी गलती नहीं मानते। बट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं जब रोल एम्बिग्यूटी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी ग्रुप लेवल पर हो रही है। एक ग्रुप यहाँ पर क्या करेगा, दो या उससे ज्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में अगेन इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो इंट्रा ग्रुप कौन सी हो गई कि भाई एक ग्रुप में यहाँ पर पर्सनालिटी क्लैशेस हो रहे हैं या फिर लोगों के जो यहाँ पर गोल्स हैं वो अलग हैं। और इंटर ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट टीम्स, जैसे सेल्स और मार्केटिंग वालों की लड़ाई हो गई, प्रोडक्शन वालों की मार्केटिंग वालों से कुछ लड़ाई हो गई, तो ये हमारे पास में कॉम्पिटिशन या रिसोर्सेज या इनकम्पैटिबल गोल्स के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं एक टीम के अंदर, उनमें झगड़े हो रहे हैं, उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरपर्सनल डिसएग्रीमेंट्स हैं, टीम मेंबर्स जो हैं उनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और उसकी वजह से कुछ टेंशन हो रही है या फिर डिफरेंस हमारे व्यूज और आइडियाज में है। तो ये जो चॉइस ऑफ गोल्स या मेथड्स किस तरीके से हमें इन गोल्स को अचीव करना है उसकी वजह से उसको इम्पैक्ट करते हैं। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डिफरेंट टीम्स के बीच में, तो इट में हैपन बिटवीन टू ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर गोल इनकम्पैटिबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, टास्क रिलेशनशिप, जैसे आप देखते हैं ना डेवलपर और टेस्टर में होती है लड़ाइयां। अगर कोडिंग का आपको पता हो, है ना, अगर आपको कोडिंग का नहीं पता तो प्रोडक्ट वाइज समझो कि यहाँ पर कोई प्रोड्यूसर है और कोई मार्केटिंग टीम है एंड देन सेल्स टीम है, तो मार्केटिंग टीम जो है वो सेल्स टीम के साथ में डेटा नहीं शेयर कर रही है, तो इस तरह से लड़ाइयां हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टीम जो हैं वो डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हमारे पास एक ग्रुप के पास एबिलिटी है कि वो जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें वो यहाँ पर अथॉरिटी उसको ज्यादा मिल जाए दूसरे से, जैसे मार्केटिंग को ज्यादा अथॉरिटी मिल गई सेल्स से, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखी जाती है, तो इस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को कुछ ना कुछ चीजें असाइन करते हैं। तो ग्रुप्स के पास पावर होती है कि वो नए रूल्स फ्रेम करा लें या कर लें और डिसीजंस ले लें फॉर अदर ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देगा रूल्स की जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह से कितने करेगी कितने नहीं करेगी और किस तरह से बिल्स यहाँ पर उनको प्रेजेंट करने हैं। अब जो रूल्स हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लेकर आता है, ठीक है, वो यहाँ पर हो सकता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करे, उन्हें लगे कि यार इनके तो झगड़े बहुत है, ये लोग तो हमें अच्छे से रहने भी नहीं दे रहे हैं। तो कंडीशंस यहाँ पर जो है उनके अंडर में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं। एटीट्यूडनल सेट्स, तो जो सेट है एटीट्यूडनल, बेसिकली एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर टीम है इसको सिर्फ इतने ही पैसे असाइन किए जाएंगे और ये कोई नया रिसोर्स अब हायर नहीं कर पा रही है इस चक्कर में, बट वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो लीगली या बेसिकली आप बोल सकते हैं कि वो एक बड़ा डिपार्टमेंट या यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की तरह दिखे। तो जो सेट ऑफ एटीट्यूड्स हैं द मेंबर्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स यहाँ पर एक दूसरे की तरफ रख रहे हैं कैन बी कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनका ये नेचर हो गया एक दूसरे की तरफ, या तो फिर उन दोनों का नेचर एक दूसरे की तरफ खराब था जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रही है। अब आती है नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट।
अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको सिमिलर चीज ही देखने के लिए मिलेगी, जैसे इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट और इंटर, राइट। तो यहाँ पर जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अलग अलग टीम्स, डिपार्टमेंट्स, लोगों के बीच में, तो ये हमारी कहलाती है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। जो इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल्स पर डिस्कस जैसे हमने की है, तो ये हमारी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब ग्रुप वाली जो है वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो रही है। अब आप देखते हैं ना, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में लड़ाई करने बैठ जाते हैं लोग, तो शायद एरियल और इसका था, टाइड का एड आता था, तो आपस में झगड़े चल रहे थे। इस तरह से बॉर्नविटा और कॉम्प्लान के बीच में, तो ये इस तरह का कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट में आपका जियो और एयरटेल का ये बोल रहे हैं कि भाई रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स, जब जियो ने अपने लो रेट्स लेकर आए थे ताकि एयरटेल के कस्टमर्स को एक्वायर करें। इवन अभी एक मीडिया में इंटरव्यू भी आया था मुकेश अंबानी का, जहां पर वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस बिजनेसेस तो प्रॉफिट्स के लिए ही काम करते हैं करके। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो प्रोसेस जो है कॉन्फ्लिक्ट का, उसको भी हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ये जो 5 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये होती है सबसे पहले पोटेंशियल ऑपोजिशन, कि भाई पुअर कम्युनिकेशन है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत अलग है, तो ऑपोजिशन आ गया। फिर आती है यहाँ पर आपकी इनकम्पैटिबिलिटी, भी इसी का हिस्सा है पोटेंशियल ऑपोजिशन का, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। इसमें आप क्या देखोगे कि कितनी आपको अवेयरनेस है, या फिर आप कितने इमोशनली इन्वॉल्व हो किसी काम में या किसी चीज में। इंटेंशंस, इंटेंशंस में कि भाई आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, या फिर यहाँ पर कोलैबोरेट करोगे, अवॉइड करोगे एक दूसरे को। बिहेवियर, जो विजिबल एक्शंस और रिएक्शंस आपकी तरफ से आ रहे हैं या किसी के आपके लिए आ रहे हैं। एंड देन आउटकम्स, तो आउटकम्स में क्या है कि किस तरीके से यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या खराब हो गई, है ना। जैसे ट्रेडिशनलिस्ट बोल रहे थे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो जा रही है, क्यों बंद हो जा रही है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर एक दूसरे की तरफ अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल ऑपोजिशन, ठीक है, वो आपके लिए क्या कर रही है, यहाँ पर उसके आउटकम्स या फिर इनकम्पैटिबिलिटी, ये हमारी स्टेज 1 होती है। स्टेज 2 में कॉग्निटिव एंड पर्सनलाइजेशन, स्टेज 3 में इंटेंशन, स्टेज 4 में आपके पास में बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रीवियस कंडीशंस कैसी थी, लोगों के आपस में कम्युनिकेशन कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, पर्सनल वेरिएबल्स क्या है, जैसे वैल्यूज वगैरह हो गई, फिर कैसे कॉन्फ्लिक्ट परसीव की या फिर फील की, फिर यहाँ पर उसको हैंडल कैसे करना है, इंटेंशंस क्या है, कॉम्पीट, कोलैबोरेट, कॉम्प्रोमाइज, अवॉइड, अकोमोडेट कर लिया आपने उस सिचुएशन में। देन यहाँ पर ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई पार्शियली जो बिहेवियर है वो हमारा एक पार्टी का अच्छा है और या फिर खराब है, और जिसकी वजह से दूसरी पार्टी का रिएक्शन भी वैसा ही आ रहा है। एंड देन यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, या तो परफॉर्मेंस बेहतर हो गई या तो परफॉर्मेंस खराब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम सॉरी इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलती हैं। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स के भी हमें यहाँ पर प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेज 1, जहां पर हम पोटेंशियल ऑपोजिशन या फिर इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटीज जो है कॉन्फ्लिक्ट की, वो हमारी क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही है जिसकी वजह से इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जो हैं वो अराइज हो रही हैं, और ये कंडीशंस जो हैं वो हमारे लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्टली नहीं ला रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशंस ऑल टाइम प्रेजेंट होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होना असेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पर असेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या देखोगे, कम्युनिकेशन में आप देखोगे कि ये सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, वो हमारी सिमेंटिक डिफिकल्टीज लेकर आ रहे हैं, जो कि अनक्लियर वर्ड्स या फिर यहाँ पर वर्ड्स जिनके हमारे डबल मीनिंग्स होते हैं, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉइज आ रही है कम्युनिकेशन चैनल्स में। नॉइज यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ने फालतू और बोल दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉइज मतलब ये वो वाला शोर वाली नॉइज नहीं है, ये नॉइज एज अ नेगेटिव थिंग हो गई, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं, ये यहाँ पर एसेंशियल कर देती है कि कोई तो कॉन्फ्लिक्ट होगी ही होगी। और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब डिफिकल्टीज एमर्ज हो रही हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, डिफरेंस हमारी ट्रेनिंग एंड सिलेक्टिव परसेप्शन, ये सब में देखी जा रही है। तो टू मच इंफॉर्मेशन या टू लिटिल ऑफ इंफॉर्मेशन एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है,
और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है फिल्टरिंग का, जब कोई मैसेज दिया गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। जैसे किसी ने यहाँ पर एक बात बोली, उस बात के साथ में कोई और भी बात बोली, लेकिन जो यहाँ पर बंदा था उसने केवल वही बात ली जो उसके पर्सपेक्टिव को या उसका जो ओपिनियन था उसको सूट कर रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिल्टर हो गया पूरा मैसेज, राइट। जो इंटेंडेड मैसेज था वो नहीं गया। तो ये भी हमारे लिए क्या बन गई, एक कंडीशन बन गई। देन आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स जैसे साइज, डिग्री, स्पेशलाइजेशन, हमारा जो है डिग्री, इसका स्पेशलाइजेशन का डिग्री, एंड जो हमारे पास में कोई भी ऐसा ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको काम अलॉट किया गया उसमें कितने स्पेशलाइजेशन है, कितना यहाँ पर गोल कंपैटिबिलिटी है लोगों के बीच में जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, या फिर रिवॉर्ड्स किस तरह से दिए जाते हैं, या ग्रुप्स किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ग्रुप्स यहाँ पर लार्जर होते हैं with more of specialized activities, तो जो चांस है कॉन्फ्लिक्ट के वो भी हाई होते हैं। तो ये आपको क्लियर नहीं है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जॉब में किसकी, और चांसेस कॉन्फ्लिक्ट के हाई हो गए। तो ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डाइवर्स गोल्स, हर ग्रुप का अपना एक गोल होगा। तो अगर एक एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनको रिवॉर्ड्स मिले एट द कॉस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉय इन सेम स्ट्रक्चर, तो ऐसे में भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। तो हमने देखा कि ग्रुप का साइज क्या है। अब मान लो एक काम था, उस काम को करने के लिए हमारे पास 3 ऐसे लोग थे जो कि स्पेशलाइजेशन रखते थे। अब तीनों लोग के बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगी कि फाइनली जो क्रेडिट है वो किसके पास जाना चाहिए, किसका यहाँ पर तारीफ हो, किसको रिवॉर्ड्स मिले। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं ये भी हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सनल वेरिएबल्स। तो पर्सनल वेरिएबल्स में क्या होगा, वैल्यू सिस्टम जहां पर एक पर्सन के पास है एंड द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो कैरी कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं नेचर में, या फिर बहुत स्लो लो स्टीम वाले होते हैं अगर, तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ही काम हो, अब उनके हिसाब से काम नहीं हुआ, उन्हें गुस्सा आने लग गया, उनकी ईगो प्रॉब्लम्स आ गई। तो वैल्यू डिफरेंसेस जो होते हैं इंडिविजुअल्स में, उससे भी डिसएग्रीमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। और समवन एल्स अचीवमेंट, जैसे हमने ना बहुत बार देखा है, बचपन में एडवर्टीजमेंट्स भी आते थे, शायद आपने देखे हो, जैसे किसी ने कुछ अचीव किया, किसी लड़की ने अचीव किया, तो लड़के बोलने लग गए वहां ग्रुप में, या फिर लड़कियां भी साथ में बोलने लग गई कि भाई ये तो किसी पर्सनल उससे मिल रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, ये सब हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज कर देते हैं। तो वैल्यू सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। देन आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, ये आपकी तभी एग्जिस्ट करती है जब वन और मोर पार्टीज आर अफेक्टेड बाय एंटीसीडेंट कंडीशंस, और उनको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है। तो ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो या तो परसीव्ड होती हैं या तो नेचर में फेल्ट होती हैं। तो परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस स्टेज पर जो मेंबर्स हैं वो अवेयर होते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्बेंसेस आ रही है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर क्या होगा, अगर हमारी इनएप्टनेस हो रही है नीड की, वो परसीव की गई और टेंशन अराइज हो गई, तो पार्टीज जो हैं वो फ्यूचर सिचुएशन के बारे में वरीड हो जाते हैं, और यहाँ पर उनको लगता है कि भाई ठीक है इस तरह से आगे जाकर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगेगी, बट उनको ये नहीं लग रहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डेंजरस हो सकती है। ट्वेल्थ कॉन्फ्लिक्ट कौन सी होती है, उस स्टेज में हमारे पास में जो पार्टीज हैं वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं ना मारपीट वाले लेवल की, तो यहाँ पर कुछ डिफाइंड इश्यूज के ऊपर हो गई और वो एक इमोशनल कमिटमेंट उनकी पोजीशन में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। स्टेज 3 कौन सी होती है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन। अब इंटेंशन यहाँ पर क्या है कि भाई हमारा डिसीजन क्या है कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो इस स्टेज में जो है यहाँ पर हमारी परसेप्शन है लोगों की, ठीक है, वो किससे यहाँ पर रुक रही है, हिंडर हो रही है, इंटेंशन से। ठीक है, और उनके इमोशंस विद देयर बिहेवियर। आप मुझसे अच्छे से भी बात करने आए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंटेंशन यहाँ पर मेरे साथ में खराब है। ठीक है, तो ये आपकी इंटेंशन खराब है, ये क्या है, ये मेरा परसेप्शन है। तो यहाँ पर एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जा रही है। तो एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है बाय वन पार्टी टू ब्लॉक द गोल अचीवमेंट ऑफ अदर पार्टी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे ना माइनर से लेकर
टू नॉट डायरेक्ट एंड हाईली कंट्रोल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्शंस आ सकते हैं, अलग अलग तरह के। हो सकता है छोटी मोटी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बड़ा ही कर दें। तो यहाँ पर हो सकता है एग्रेसिव फॉर्म बिहेवियर जो है उसकी ओपन फॉर्म्स आ गई कि एकदम से एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, या राइट्स पर पहुंच गए, स्ट्राइक्स पर, वॉर्स होने लग गए। तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखती हैं, जैसे कॉम्पिटिंग। तो यहाँ पर दो जो पार्टीज हैं दोनों आपस में यहाँ पर अपने खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के चक्कर में, सेटिस्फाई करने के चक्कर में दूसरे पार्टीज के साथ में किसी ना किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर जाती हैं, इररिस्पेक्टिव कि भाई यहाँ पर उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या इम्पैक्ट होगा। कोलैबोरेटिंग, तो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो हम दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों ही एक अच्छी चीज चाहते हैं, ठीक है, तो आपस में कोलैबोरेट करें, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें और यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स को अचीव करने की कोशिश करें। अवॉइडिंग, हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं या फिर होल्ड बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार हमारे लिए काम ज्यादा जरूरी है और ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये जरूरी नहीं है। अकोमोडेटिंग, तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि चलो ठीक है इसके इंटरेस्ट को हम आगे रख लेते हैं, अपने को थोड़ा बाद में देख लेंगे, पिछली बार इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया था, इस बार हम कर देते हैं। तो एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट को अबव हिज और हर ओन इंटरेस्ट रख लेगी। कॉम्प्रोमाइजिंग, तो यहाँ पर जो हमारी पार्टीज हैं वो अपनी कुछ ना कुछ चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या फिर गिव अप करने के लिए, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि ठीक है मुझे हो सकता है थोड़ा कम सैलरी या रिवॉर्ड्स थोड़े कम मिले, थोड़े से इसको भी मिल जाए मेरे साथ साथ, तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग कर लिया। स्टेज 4 में क्या आएगा, बिहेवियर। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लिए विजिबल हो चुकी हैं, स्टेटमेंट्स, एक्शंस, रिएक्शंस जो हैं बाकी दूसरी एक पार्टी को दूसरी तरफ से और दूसरी पार्टी को पहली तरफ से जो मिल रही हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स हैं ये भी ऑब्वियस अटेम्प्ट्स होते हैं कि एक दूसरे की पार्टी की जो इंटेंशंस है उन्हें इंप्लीमेंट करने की। तो कॉन्फ्लिक्ट कब सीवियर हो रही है, जब ये अपवर्ड चली जाती है और डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। देन आते हैं आउटकम्स। तो आउटकम्स अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास में कोलैबोरेशन है, अवॉइडेंस, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, तो पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारी कुछ आउटपुट देगी जो या तो फंक्शनल है, मतलब हमारे लिए फ्रूटफुल है, या फिर डिसफंक्शनल है। तो फंक्शनल अगर हमारा होगा तो इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस में देखी जाएगी ग्रुप्स के, जैसे कि ग्रुप कोहेशन बढ़ गया, यहाँ पर स्पर्स जो हैं स्पर्स नीडेड चेंज हो गए। लेकिन अगर डिसफंक्शनल है तो इसमें क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, टेंशन जनरेट होगी, स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव काम से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीजों पर नजर जाएगी। व्यू ऑन अकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो अब हमारे पास 3 तरह के व्यू पॉइंट्स हैं ऑन द अकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर है ट्रेडिशनलिस्ट व्यू, जो बोल रहे हैं इसको भाई अवॉइड करो, एलिमिनेट करो, खत्म करो। इफ यू कैन नॉट स्पीक वेल कीप मम, अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो तो मुंह बंद रखना ज्यादा अच्छा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में भी लड़ाई झगड़ा करने लगो या फिर अलाइक। फॉलोअर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल्स, तो ये क्या ओपिनियन रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है और ये फंक्शनल भी हो सकती है एट सम टाइम और डिसफंक्शनल भी हो सकती है अदर टाइम पर। तो अकॉर्डिंग टू देम कॉन्फ्लिक्ट एक एवेन्यू दे रही है कि भाई यहाँ पर आप ओपिनियंस जानो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो फॉर क्रिएटिविटी, परसुएशन। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेशनिस्ट व्यू। तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट को आप इनएविटेबल है और यहाँ पर स्टिमुलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट टू सम एक्सटेंट हेल्पफुल भी रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह देखा जाएगा, एक्सेप्ट कि जब इसको मिसडायग्नोस किया जाए, मिसमैनेज किया जाए या फिर इसको इम्प्रॉपर वे में हम अवॉइड करें। तो यहाँ पर हम किस ओपिनियन के हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल है लेकिन हमेशा बुरी नहीं होती। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगी, बट कभी कभी यहाँ पर एक प्रॉपर डायग्नोसिस होगी इनकी और रेजोल्यूशन भी हम इसका कर सकते हैं। तो इनकी जरूरत क्या है कि हम यहाँ पर रेस करें, एड्रेस करें प्रॉब्लम्स को, वर्क को जो है उसको एनर्जाइज करें टू बी ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट इश्यूज, लोगों को हेल्प करें कि वो रियल रहें, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें, लोग यहाँ पर बेसिकली समझें, सीखें कि कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को या इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उनसे बेनिफिट लिया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम कब बन रही है, जब कुछ भी हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने लगे, हमारा मोरल लोअर हो जाए, हम यहाँ पर जो है क्या ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा फेस करने लगे,
या फिर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, कुछ ऐसी चीजें जो हमें बॉदर करने लग जाएं। कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटर्स, तो बॉडी लैंग्वेज, कलीग्स एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, यहाँ पर डेलिबरेटली या तो अंडरमाइन कर रहे हैं या तो कॉपरेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ में, कॉन्ट्राडिक्टिंग या फिर बैड माउथिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स दिखा रहे हैं रिगार्डलेस की इशू क्या है, विदहोल्ड कर रहे हैं बैड न्यूज को, या सरप्राइजेस, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट्स दे दी, या फिर यहाँ पर जो डिसएग्रीमेंट्स है उनको मीडिया के थ्रू कंपनीज लेकर आ जाती हैं सामने। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर वैल्यू सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगे, डिजायर फॉर पावर हो सकती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो आपकी बढ़ रही है, ओपन डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लैक ऑफ कैंडोर ऑन बजट प्रॉब्लम्स और अदर सेंसिटिव इश्यूज, क्लियर गोल्स यहाँ पर नहीं है, डिस्कशन यहाँ पर प्रोग्रेस के लिए, फेलियर्स रिलेटिव टू गोल्स, फेलियर्स टू इवैल्यूएट द सुपरिटेंडेंट फेयरली, थरली और एट ऑल, तो ये सब चीजों पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। फ्रैक्शंस जो है यहाँ पर, फ्रैक्शंस मीटिंग टू डिस्कस इश्यूज सेपरेटली, अलग अलग मिल रहे हैं। अब 7 लोग हैं टीम में, 3 लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं, 4 लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं, 3 लोग को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मीटिंग भी हुई थी। One group being left out of organizing an event which should include everybody. Groups using threatening slogans और symbols, जैसा आजकल हम अपने इंडियन पॉलिटिक्स में देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कॉजेस, रीजंस एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखा कि कब अराइज हो रही है, जब 2 या उससे ज्यादा लोग या ग्रुप जो हैं इनके पास इनकम्पैटिबल गोल्स, परसेप्शन या इंटरेस्ट हैं। अब इसको हम ना थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो ओपिनियंस हैं उनमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा जिसमें कि जब लोग यहाँ पर इनकंसिस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं, बिलीव्स हैं या एटीट्यूड्स हैं आपस में, ठीक है, तो बेसिकली क्लैश यहाँ पर किसके बीच में है, जो लॉजिक है ना, और जो क्रिएटिविटी है। अब लॉजिक किसके बारे में बात करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लो कोई मैनेजर है और उन्होंने बोला कि भैया नहीं, आपको जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली, और जबकि एक यंग एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि वो कुछ क्रिएटिविटी लेकर आए, कुछ नया यहाँ पर ट्राई करे, तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, लॉजिक और क्रिएटिविटी की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। देन आता है स्टेटस। स्टेटस क्या है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ये लगता है या फिर ग्रुप को ये लग रहा है कि उनके स्टेटस को और उनके रिकॉग्निशन को तो कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर किया गया है, और कोई अनडिजर्विंग पर्सन है जिसको हमने प्रमोट कर दिया, ठीक है। तो स्टेट, कंडीशन या सिचुएशन, जब किसी को ये फील हो रहा है कि भाई उनके स्टेटस को इग्नोर किया गया और रॉन्ग पर्सन को प्रमोट किया गया है। फिर आपका क्या आता है, ये आता है इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस क्या बात करता है, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी पर्सन से ये बोला गया कि वो अपनी खुद की नीड्स, इंटरेस्ट या फिर स्पेशली वैल्यूज के अगेंस्ट जाओ, जैसे हमने क्या देखा था, मंगल पांडे जी को देखा था, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो गया, इनकॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ पर इनको एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करना है खुद को जो कि इनकॉन्ग्रुएंट है इनके लिए, या फिर इनके नीड्स, इंटरेस्ट या वैल्यूज के हिसाब से। फिर आता है इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पर मंगल पांडे लिख दो, याद रहेगा ऑप्शन में से ठीक है। चलो, इनकम्पैटिबिलिटी में क्या देखोगे, इनकम्पैटिबिलिटी में आप देखोगे कि जब 2 लोगों का जो एटीट्यूड, वैल्यूज, गोल्स, स्किल्स जो है वो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही। देखो, इनकॉन्ग्रुएंस का एक एग्जांपल आपको कॉर्पोरेट में अगर देना चाहूँ, तो मान लो कोई ऐसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं जो कि ऑनेस्टी को बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू करते हैं, और उनको बोला गया कि कस्टमर से झूठ बोल देना थोड़ा बहुत, या फीचर्स को थोड़ा ज्यादा अपना एग्जैगरेट कर बता देना, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी, जब किसी पर्सन की बिहेवियरल प्रेफरेंसेस जैसे एटीट्यूड, वैल्यू, स्किल, गोल्स, परसेप्शन, सेटिस्फेक्शन, ये सब इनकम्पैटिबल हैं दूसरे पर्सन के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज और हर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनसफिशिएंट रेन्यूमरेशन अगर एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है, तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर उनको लग रहा है एम्प्लॉय को कि भाई मुझे तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं, उतना रेन्यूमरेशंस नहीं दे रहे हैं जितना मिलना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉय गोल और मैनेजमेंट एक्शंस में आ जाएगा। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होगा, हाई स्ट्रेस या प्रेशर जिसकी वजह से यहाँ पर अब हमारे पास में फ्रस्ट्रेशन हो गई,
और कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तो ये क्या होता है, जब वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सटर्नल चेंजेस आ गए, तो यहाँ पर फंक्शनल और डिसफंक्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं, पुअर इनएडिक्वेट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ टीम वर्क। फिर आता है सीकिंग पावर। तो जब बहुत सारे लोग यहाँ पर लीडरशिप चाहते हैं और कंट्रोल चाहते हैं, तो एक पावर स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है। और ये जो पावर स्ट्रगल है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी एक फॉलोअर नहीं बनना चाहता। ऐसा बहुत बार सुना होगा ना, सभी लीडर बनेंगे तो फॉलो कौन करेगा, तो वो वाली सिचुएशन हो रही है। तो दो असिस्टेंट मैनेजर हैं, दोनों ही टीम मीटिंग्स को डोमिनेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल गया कि दोनों ही खुद को ज्यादा कैपेबल दिखा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। फिर आती है वीक लीडरशिप। वीक लीडरशिप में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अक्कर तब हो रही है जब लैक यहाँ पर करेंगे हमारे लीडर्स कॉम्पिटेंस या फिर फेयरनेस, ठीक है। तो एक जूनियर जो है वो लीडर बन गए हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम के, और रिसेंटमेंट हो गया। एक एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी थी जहां पर मैंने जॉब किया, और वहां ना बहुत ज्यादा टेक्निकली आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए थे, एंड यहाँ पर जितने भी लोग थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो सभी लोग बहुत सीनियर थे। फिर इन्होंने क्या किया, अपने पास इनको लगा कि मैनेजर का जो काम होता है, लोअर लेवल मैनेजर का, वो तो केवल और केवल इस लोगों से काम कराना है, इन्हें बताने की क्या काम करना है, लोग तो अपने आप काम कर लेते हैं। तो इन्होंने ना बिल्कुल ही जो कॉलेज से पास ग्रेजुएट्स हैं, नॉट की बिल्कुल आईआईएम वाले, एक नॉर्मल कॉलेज से यहाँ पर पास ग्रेजुएट्स को मैनेजर बना दिया, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टीम है, इन्हें लगता है कि यार इस बंदे को कुछ आता नहीं है, इससे कुछ पूछने जाओ इसे पता नहीं होता, और इसे मैनेजर बना दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हैं, या तो उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, या हमारा परसेप्शन ऐसा है। तो एक जूनियर अगर यहाँ पर बन गया तो रिसेंटमेंट आ जाएगी। ये लीडर्स जो है डिफरेंट लोगों के ऊपर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उनकी में पार्शियलिटी बहुत आ गई। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कब हो रही है, जब समवन ऑफ लेस स्टैचर लीड्स अ मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। तो आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन हो रही है रूल्स एंड पॉलिसीज की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिल रही है, इसके अलावा ओपननेस नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है अमंग द अफेक्टेड पीपल। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिफरिंग व्यू पॉइंट्स अमंग कलीग्स अबाउट ईच अदर। तो जब टीम मेंबर्स के पास में पार्शियली एक्सक्लूसिव, ठीक है, या फिर ऑपोजिंग प्रेफरेंसेस है, एक दूसरे के जैसे नहीं है, एकदम अलग है यहाँ पर, तो जब वो साथ में काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो राइज होगी ही होगी। तो मान लो कोई एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और एक को लगता है कि भाई स्पीड में काम करना है, दूसरे को लगता है कि नहीं हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है, परफेक्शन लेकर आना है ना। मान लो सलमान खान और आमिर खान को एक साथ भेज दो, तो फिर क्या होगा, या सलमान खान भी छोड़ो, अगर आमिर खान और अक्षय कुमार को एक साथ भेज दे मूवीज के लिए, तो आमिर खान परफेक्शन में फंस जाएंगे, और अक्षय जो है वो और भी सारी मूवीज बनाने के चक्कर में रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपना काम अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। मैनेजरियल एक्शंस, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। जैसे पुअर कम्युनिकेशन है, तो एम्प्लॉइज को ठीक से हमने नई पॉलिसीज चेंज, जिस काम के बारे में अच्छे से नहीं बताया, रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो डिस्प्यूट हो गई कि भाई किसको कौन सा ऑफिस इक्विपमेंट मिलेगा, फंडिंग किसको मिलेगी, या फिर यहाँ पर पर्सनल केमिस्ट्री ही नहीं है, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो आपस में लड़ते रहते हैं, रोल्स क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर ड्यूटीज यहाँ पर असाइन नहीं की गई है, ओवरलैपिंग हो रही है, ब्लेम गेम चल रहा है, बायस्ड अप्रेजल है, एम्प्लॉइज को लग रहा है कि उनकी वैल्यूएशन भी फेयर वे में नहीं हुई, लीडर्स जो हैं उनके डिसीजंस बार बार बदल रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट लीडरशिप है। तो ये सब हमारा किस में आता है, मैनेजरियल एक्शंस में। अब देख लो, पुअर कम्युनिकेशन में एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि भाई क्या न्यू डिसीजंस लिए, प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग र्यूमर मॉन्गरिंग अलाउड हो गई। तो यहाँ पर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो रही है अलॉटमेंट ऑफ वर्क पर, स्ट्रेस जो है वो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल्स की वजह से, इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं दिए जा रहे, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अदर रिसोर्सेज एंड प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे, एब्सेंस ऑफ पर्सनल केमिस्ट्री बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। तो दोनों साइड्स में रिजिडिटी देखने के लिए मिल रही है, डिसलाइक देखने के लिए मिल रहा है फॉर एब्सेंस ऑफ सेल्फ ट्रेट्स, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर्बिट्रेटनेस देखने के लिए मिल रहा है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस अप्रेजल में, वीक लीडरशिप है, इनकंसिस्टेंट है, टू स्ट्रॉन्ग या फिर अनइन्फॉर्म्ड लीडरशिप है। तो ये सब हमारे लिए डिससेटिस्फेक्शन लाते हैं। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स पर। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स में हमारे पास में हमने देखा था
कि हम अवॉइड, अकोमोडेट, कॉम्पीट, कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेट, ये सब चीजें कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलर चीजें देखने के लिए मिलेगी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमें मिनिमाइज करनी है जो भी अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एट ऑल लेवल्स, और अटेन एंड मेंटेन करना एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर हमें ना स्टेटस जो है वो मैच करना है, कंसर्न्स जो है दो पार्टीज के वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट में मैच करने होंगे। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बिहेवियर्स जो है वो रिसर्च किए गए। अब मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने डिस्क्राइब किया इनको एज डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास ओपननेस आएगी, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होनी है, ऑल्टरनेटिव्स के लिए किस तरह से हमें देखना होगा, और एग्जामिन किया डिफरेंसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ मैनर कि जो हमारी दोनों ही पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इन्होंने यहाँ पर अवॉइडेंस, सप्रेशन जो है वो भी यहाँ पर अदर वेज ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बताया। अब रॉबर्ट आर ब्लेक जो है एंड जेन एस मोटन, इन्होंने यहाँ पर 5 स्टाइल्स बताए, फोर्सिंग, विड्रॉइंग, स्मूथनिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टूल में क्या हो रहा है, असर्टिव भी हो सकते हैं, नॉन असर्टिव भी। असर्टिव में कंपटीशन, कोलैबोरेशन, ठीक है, नॉन असर्टिव में अवॉइडेंस, अकोमोडेशन। तो ये यहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव होता है, ये आपके लिए कोऑपरेटिव रहेंगे। तो एक बार समझते हैं इसको, ठीक है, एक बार मैं आपको समझा दूं फिर इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं अवॉइडिंग, ठीक है, ये जो अवॉइडेंस वाला है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट को हम जैसे इग्नोर कर रहे हैं तो इसका एक सिंबल आप लेकर चल सकते हैं, टर्टल, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर जो है पोस्टपोन कर रहे हैं कि इस इशू को हम बाद में रिजॉल्व करेंगे, पहले लोगों का गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, ठीक। फिर आता है यहाँ पर अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में क्या है, एम्प्लॉइज यहाँ पर दूसरों के जो व्यूज हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं ताकि पीस बना रहे। तो इसमें आप ले सकते हैं कैमलियन का एग्जाम्पल, गिरगिट जो होता है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर आपको मिट्टी में रखोगे तो मिट्टी का कलर हो जाएगा, पेड़ के पत्ते पर रखोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। फिर यहाँ पर आते हैं कॉम्पिटिंग, जो यहाँ पर अपने आप में शेर हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर खुद को लाइन बताते हैं। ये क्या करते हैं, बॉस ने जो भी डिसीजन था पूरी अथॉरिटी के साथ में इम्पोज कर दिया। इसके बाद में आते हैं आपके पास में कॉम्प्रोमाइजिंग। अब कॉम्प्रोमाइजिंग वाले क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग वाले जो हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये बन जाते हैं जीब्रा। अब जीब्रा कैसा है कि वो पार्शियल सेटिस्फेक्शन रख रहे हैं दोनों साइड के लिए और यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है, जीब्रा कर रहा है। फिर आते हैं सबसे समझदार, सबसे अच्छे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और ये होते हैं अकोमोडेटिव। तो यहाँ पर सॉरी कोलैबोरेटिव, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक आउल की तरह होते हैं। आउल्स आपको पता है ना, हिंदी में तो गाली की तरह बोला जाता है किसी बेवकूफ को, लेकिन एक्चुअली बहुत स्मार्ट होते हैं, विजडम होता है इनके पास। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर कर एक विन विन सिचुएशन सामने रखेंगे। अब आ जाओ अवॉइडेंस, लीव, लूज और विन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है, नॉन असर्टिव, नॉन कोऑपरेटिव टाइप के हैं। मैनेजर या तो सोचेगा या प्रिटेंड करेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर ये एफर्ट्स क्या है कि हम इनको ना रिजॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि दीज आर नॉट वर्थ द सॉल्ट, इनको हमें टाइम वाइम नहीं देना है। ओवर द टाइम ये सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। अवॉइडेंस की वजह से जो डिप्लोमेटिक साइड स्टेपिंग है वो हम कर रहे हैं ऑफ द इशू और पोस्टपोन कर रहे हैं रिजोल्यूशन। एंड यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एक टर्टल को सिंबल दिया गया है कि अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ये यहाँ पर हर चीज अवॉइड कर सकते हैं, पुलिंग इट्स हेड एंड लेग्स इनटू अ शेल टू बी ऑफ टू एवरीथिंग। मतलब अपना जो मुंह है ना वो आपने मिट्टी में घुसा दिया कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ दिख नहीं रहा तो इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा। अकोमोडेटिव, तो यहाँ पर ये नॉन असर्टिव एंड कोऑपरेटिव होगा। ये कैसा था आपका, नॉन असर्टिव, नॉन कोऑपरेटिव। ये आपका नॉन असर्टिंग लेकिन कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पर कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए अपने जो इंटरेस्ट है उनको सबसे पीछे रख देते हो, दूसरों की बातों को सुनते समझते हो, कैमलियन की तरह बिहेव कर रहे हो, सेक्रीफाइस करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि भाई दूसरों के व्यू पॉइंट्स क्या है, इसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग हो गए तो लोग समझ जाएंगे कि यार इसकी तो कोई सुनता नहीं है, या ऐसे सब लोग का परसेप्शन बन जाएगा, या तो लगेगा यार इसे तो मनाना आसान है,
तो आपकी पोजीशन बहुत वीकन हो जाती है और आपकी आवाज जो है वो कभी नहीं सुनी जाती। तो हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन आपकी तरफ से देखी गई। तो एक ये न्यू अप्रोच है जो कि हम बहुत नियर फ्यूचर में यूज कर रहे होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमारी जो है वो सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक मैनेजर में आ जाती है और ये ऑब्जेक्टिव नहीं मानी जाती। तो कैमलियन जो है वो यहाँ पर एक सिंबल है ऑफ अकोमोडेटिंग स्टाइल, क्योंकि अपना रंग बदलता रहता है ताकि एनवायरनमेंट के रंग के साथ में यहाँ पर मैच कर पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन ऑल टाइम अच्छा नहीं होगा। कॉम्पिटिंग विन और लूज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अपने व्यूज जो है उन्हें फोर्स कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, असर्टिव है और नॉन कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो असर्टिव क्या होता है, किसी से अपनी जबरदस्ती बात मनवाना। कोऑपरेटिव आपको पता ही है, तो एक पर्सन यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रख रहे हैं, डोमिनेटिंग है, अपनी राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं और यहाँ पर अपनी ही बेसिकली जितनी भी पावर्स है सबको यूज कर कर अपनी पोजीशन को विन कर रहे हैं। लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ये अकोमोडेटिव से बिल्कुल अपोजिट है, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हो। तो मैनेजर्स यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी चीजों को फॉलो करवाते हैं, डिक्टेट कर रहे हैं दूसरों को। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक लीडर को यहाँ पर बेसिकली एक लीडरशिप एस्टैब्लिश की है इन्होंने डिक्टेटोरियल स्टाइल की, लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, और यहाँ पर जो लाइन है उसको हम ले सकते हैं ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्टाइल। तो ये यहाँ पर लाइन जो होता है वो रोर करता है ताकि यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, ये क्या है, मिनी विन मिनी लूज, थोड़ा हम जीतेंगे थोड़ा हम हारेंगे, तो यहाँ पर इसे गिव एंड टेक भी बोल सकते हैं। तो मॉडरेटली असर्टिव है ये, ठीक है, और कोऑपरेटिव है। तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर ऑन द पाथ टुवर्ड्स कोलैबोरेशन हो रहा है, तो समवेयर हमारे कंपटीशन एंड अकोमोडेशन के बीच में देखा जाएगा म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, ताकि दोनों ही पार्टीज को हम सेटिस्फाई करें। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन कॉम्पिटिटिंग एंड अकोमोडेटिंग, ना तो ऐसा है कि हम अपनी बात ही मनवा रहे हैं, ना ऐसा है कि हम बिल्कुल ही पीछे हट जा रहे हैं, हम बीच में हैं। ठीक है, कुछ बातें हमारी मानो कुछ तुम्हारी माने और तब आपस में काम करेंगे। तो ये नेगोशिएटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है, जहां पर ऑब्जेक्टिव है कि मूव ऑन करो, यहाँ पर अपनी जर्नी पर रुको नहीं, और थोड़ा बहुत मैनेजर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा एम्प्लॉइज। तो एक जीब्रा जो है वो यहाँ पर एक सैम्बल होता है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल का। Zebra's unique look seems to be indicating that it did not care if it was a black horse or a white horse। तो यहाँ पर जो स्प्लिट है डिफरेंसेस के बीच में कि आपको ब्लैक चूज करना है या व्हाइट स्ट्रिप्स चूज करनी है, वो हमारी हो जाती है। कोलैबोरेटिंग में क्या है, विन विन सिचुएशन है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हम रखेंगे, ये असर्टिव भी है और कोऑपरेटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर रहे चीजों को, इंटीग्रेटिव स्टाइल लेकर चलेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे अंडरलाइन कंसर्न्स क्या है दोनों पार्टीज के, करेंट नीड्स को मीट करने की कोशिश करेंगे एक साथ काम कर कर। तो एम्प्लॉइज में ओनरशिप और कमिटमेंट आ जाती है और यहाँ पर न्यू म्यूचुअल नीड्स जो हैं वो हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आते हैं रीजंस और फैक्टर्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के, कॉन्फ्लिक्ट्स के, सॉरी। तो अब हमने देख लिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर इनएविटेबल है, एग्जिस्ट तो ही करेगी, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स हैं। तो हमें यहाँ पर अब कुछ की रीजंस लेकर आने हैं कि भाई यहाँ पर हो क्यों नहीं है हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले आता है रिसोर्स स्कार्सिटी, कि भाई फंड्स हमारे पास लिमिटेड हैं, मैन पावर भी लिमिटेड है और रिकॉग्निशन भी नहीं है। ठीक है, एंड ऐसे में एचआर और फाइनेंस दोनों क्या चाहते हैं कि हाईएस्ट शेयर इनको बजट का मिले। तो कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे बजट, इक्विपमेंट, पर्सनल, रिकॉग्निशन अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में हो रहा है। एचआर क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हायर करें, फाइनेंस कह रहा है कि इतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास लिमिटेड बजट है। गोल एंड इनकम्पैटिबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल क्लैश हो सकता है। जैसे सेल्स टीम चाहती है कि भाई जल्द से जल्द हम रेवेन्यू जनरेट करें, आर&डी टीम कह रही है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक अच्छी रिसर्च होकर हम बेटर प्रोडक्ट ला पाएंगे। तो डिफरेंट टीम्स है यहाँ पर, जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, इनके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। टेंशन यहाँ पर आ सकती है, कंपटीशन आ सकता है रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर सेल्स टीम हमारी शॉर्ट टर्म रेवेन्यू चाह रही है और मार्केटिंग टीम जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। कम्युनिकेशन इश्यूज, तो यहाँ पर हमारे पास में अनक्लियर पुअर कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, लेट कम्युनिकेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ठीक से शेयर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्लोस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है
कि ठीक से बातें ही नहीं पहुंच पा रही। देन आता है पर्सनालिटी क्लैशेस, जैसे ईगो इश्यूज हो गए, टेम्परामेंट्स हो गए, या फिर वैल्यू मिसमैच हो गई। तो डिफरेंस हमारे वर्किंग स्टाइल्स, पर्सनालिटीज, वैल्यूज में हो गया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन है हमारा बिटवीन कलीग्स। पर्सनालिटीज जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है और डिफिकल्टी देखने के लिए मिल रही है इनका कि ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के ज्यादा प्रोन है। लीडरशिप इश्यूज, माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं ना, एक दिन में क्या काम करा, एक घंटे में क्या काम करा, फिर बायस्ड बहुत ज्यादा है, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस है, तो इनइफेक्टिव लीडरशिप, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस, माइक्रो मैनेजमेंट फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट लेकर आती है अमंग एम्प्लॉइज, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ड्यूरिंग रीस्ट्रक्चरिंग या फिर टेक अडॉप्शन। तो जैसे मान लो यहाँ पर दूसरी कंपनी आई है ना, तो अभी न्यूज में था कि JSW यहाँ पर एक्वायर कर रही है भूषण स्टील्स को। अब भूषण स्टील का जो यहाँ पर पूरा का पूरा काम होगा वो कौन देखेगा? JSW। तो भूषण स्टील के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो अब कौन सा वर्क कल्चर अपनाना पड़ेगा उनको? JSW का। तो ऐसे में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रूटीन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी आ रही है, और एम्प्लॉइज जो हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रही है। फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मान लो यहाँ पर वॉर्स हो गए, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, या फिर कंपटीशन हमारे ऊपर आ गया, जैसे चाइना से बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अभी यूएस का हमने देखा कि यहाँ पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कमेंट किया, पूरा का पूरा बिटकॉइन मार्केट जो था, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरा क्रैश कर गया। तो यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स जो है वो डिफरेंट सोल्यूशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर आते हैं अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, जो पुराने इश्यूज थे आपस में, वो रिसरफेस हो गए, क्योंकि ठीक से यहाँ पर हमने सेटल नहीं किए थे, जैसे अवॉइड कर दिया था। तो यहाँ पर एस्केलेट हो गई चीजें, और बाकी फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। ठीक है, तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के? देखो, प्रोडक्टिविटी और मोराल तो हमारा जाता है नीचे, ठीक है। अब अगर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म देखें एम्प्लॉयज का, वो बढ़ जाता है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा काम पर आना, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हो जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, कस्टमर्स के साथ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी एंड मोरल डिक्रीज हुआ, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर इंक्रीज हुआ, वेस्ट हुआ टाइम एंड रिसोर्सेज का, नेगेटिव और स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी इनोवेशन हिंडर हो गई। ठीक है, देन आती है स्ट्रेटजीज की किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट करें। मिटिगेट है कि या तो एलिमिनेट करो, और एलिमिनेट नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से तो रिड्यूस करो। तो हम क्या करेंगे? ओपन कम्युनिकेशन, ओपन ट्रांसपेरेंट टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रमोट करेंगे, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्या करें? एड्रेस करें। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क बिल्ड करेंगे, तो एनकरेज करेंगे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ताकि एक सेंस ऑफ शेयर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लाएं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, तो अपने एम्प्लॉयज को और मैनेजर्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्टिव वे में क्या करें? एड्रेस कर पाए। फिर हम क्या कर सकते हैं? फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज प्रोसेसेस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जब एलोकेट कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तो फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लाएंगे। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसमें कि रिस्पेक्टफुल कल्चर होगा, और यहाँ पर डाइवर्सिटीज और इंक्लूजन को भी हम वैल्यूज देंगे। ठीक है, वैल्यू देंगे मतलब इंपॉर्टेंस इनकी रखेंगे यहाँ पर ध्यान में। तो यहाँ पर जब हमें कॉजेस और कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर एक ज्यादा हार्मोनियस और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में यहाँ पर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा है, तो वो आपको मैं नहीं दे पाऊंगी। आप या तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स को, लेक्चर को 1 से 2 बार सुनने के बाद में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।